पेड एक्सपेंस, पूर्वदत्त खर्च, सेवा प्राप्त करने से पहले ही व्यय का भुगतान करना। सर्विस लेने से पहले ही अगर आप खर्चे का पेमेंट कर दें, सर्विस लेने से पहले ही अगर आप खर्चे का पेमेंट कर दें तो इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। पैसा दिया पहले, सर्विस लेंगे बाद में। पैसा आपने दिया पहले और सर्विस लेंगे बाद में। तो ऐसे सभी खर्च जिनका भुगतान सेवा लेने से पहले कर दिया जाए, ठीक है, यूं भी कह सकते हैं। ऐसे खर्च जिनका भुगतान चालू वर्ष में किया गया, परंतु सेवा आगामी वर्ष में प्राप्त करेंगे। ऐसे खर्च जिनका भुगतान करंट ईयर में किया गया, चालू वर्ष में किया गया, लेकिन उनकी सेवा कब प्राप्त करेंगे? आने वाले वर्ष में। पेमेंट कर दिया इस साल और बेनिफिट कब लेंगे? अगले साल। भुगतान कर दिया इस साल, बेनिफिट कब मिलेगा? अगले साल। तो इस साल के लिए ऐसे खर्चों को क्या कहेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, आपके यहाँ एक वर्कर है, उसको आपने आने वाले वर्ष की सैलरी का भुगतान इसी वर्ष में कर दिया। आप एक प्रॉपर्टी किराए पे रखते हैं, आपने आने वाले वर्ष का रेंट इसी साल पेमेंट कर दिया। आपकी प्रॉपर्टीज का आपने इंश्योरेंस कराया, आने वाले साल का इंश्योरेंस आपने इसी साल करवा लिया। तो ऐसे सभी खर्चों को हम क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। अगला लिखिए, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम उपार्जित आय। ऐसी आय जिसे कमाया परंतु प्राप्त नहीं किया। ऐसी आय जिसको आपने कमाया लेकिन प्राप्त नहीं किया। आय कमाई प्राप्त नहीं। ऐसी कोई इनकम जिसको आपने कमाया लेकिन कमाने के बाद भी प्राप्त नहीं किया, क्या कहलाएगी? अक्रूड इनकम। अब आप सोच कर देखें, आपने कोई पैसे कमाए, आपकी कमाई हो चुकी, तो आपको पैसा लेने का राइट है या नहीं है? आपने कोई मेहनत करी, आपने कोई काम किया, पैसे कमाए, तो आपको पैसे लेने का राइट है या नहीं है? इनकम बन चुकी है। अब आप सामने वाले से कह रहे भैया भुगतान कर, और वो आपके भुगतान को टाल रहा है। अब जब तक वो भुगतान को टालेगा तब तक याद तो रखोगे ना कि आपने पैसे कमाए हैं। तो कैसे याद रखोगे? लिख कर। अकाउंटेंसी कहती है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो लिख लो, याद रहे ना रहे, बाद में भूल गए तो इनकम कमाने के बाद एक अकाउंटेंट उस इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। अगर नगद मिल गया तो नगद के तौर पे, और नगद प्राप्त नहीं हुआ तो उपार्जन के तौर पे, लेकिन दोनों ही रूप में आपको इनकम का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। नगद मिलने पर क्या कहेंगे? कैश इनकम, और बकाया रहने पर क्या कहेंगे? अक्रूड इनकम। मेरी बात समझ में आ गई? किसी भी इनकम को हम कब रिकॉर्ड करते हैं? कमा लेने पर। इनकम कमा ली, रिकॉर्ड करो। अगर नगद प्राप्त कर ली तो कहें कैश इनकम, और बाद में मिलेगी तो कहें अक्रूड इनकम। लेकिन दोनों ही रूप में इनकम को रिकॉर्ड करना आवश्यक है, अदरवाइज हो सकता है बाद में आप उसको भूल जाएं। बोली बात ठीक है? हाँ जी। करंट एसेट में मैंने कौन कौन सी एसेट लिखवाई, एक बार रिपीट करेंगे मेरे साथ। कैश, बैंक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सबको लाउडली थोड़ा सा एक बार बोलना है मेरे साथ।
ध्यान रखिए, मैं ये जो बच्चों वाली ट्रिक आपके साथ लगा रहा हूं, इसका सिर्फ एक रीजन है, आप बोलेंगे ना तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। हम ये सोचते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमको आ गया, वो तब तक नहीं आता जब तक हम उसको दोहराते नहीं है। इसलिए आप एक बार बोले, आप बोलेंगे तो आपके माइंड में बात जल्दी फिट होगी, ठीक है। तो इसमें सोचना नहीं है, फटाफट बोले मेरे साथ। कैश, बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। खत्म, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, संपत्तियों का दूसरा प्रकार। दूसरा प्रकार गैर चालू संपत्ति, नॉन करंट असेट। ऐसी संपत्ति जिसका जीवन एक लेखा वर्ष से अधिक हो। ऐसी संपत्ति जिसे नगद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से नहीं रखा हो। गैर चालू संपत्तियों को पहचानने के लिए बस इन दो बातों का ध्यान रखें। ऐसी कोई भी संपत्ति जिसका जीवन एक लेखा वर्ष से अधिक है। ऐसी संपत्ति जिसका जीवन एक लेखा वर्ष से अधिक है, मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। नंबर 2, ऐसी संपत्ति जिसे नगद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से नहीं रखा गया हो। कंपनी अधिनियम तो इतना ही कहता है कि ऐसी सभी संपत्तियां जो चालू संपत्तियां नहीं है, गैर चालू संपत्तियां हैं। कंपनी अधिनियम क्या कहता है? ऐसी सभी संपत्तियां जो चालू संपत्तियां नहीं है, गैर चालू संपत्तियां हैं। फिर भी यदि हम गैर चालू संपत्तियों को पहचानना चाहें तो पहचानने का तरीका क्या है? पहला, आप संपत्ति का जीवन देखें और दूसरा, उसको खरीदने का उद्देश्य देखें। यदि आपने संपत्ति को खरीदा है उपयोग करने के पर्पज से, उपयोग करने के उद्देश्य से, विक्रय करने या नगद में परिवर्तित करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ संपत्ति का जीवन भी कैसा होगा? 1 वर्ष से अधिक। क्या कहलाएगी? गैर चालू संपत्ति। इसे कई लोग फिक्स असेट भी कहते हैं, है ना। लेकिन कंपनी अधिनियम नॉन करंट असेट को अब फर्दर कैटेगराइज करता है जिसमें फिक्स असेट को शामिल करते हैं, तो उस पर हम चर्चा थोड़ा रुक कर करेंगे। इसके एग्जाम्पल लिखिए, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, टूल्स, लाइव स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। ये मैंने इनके मेन एग्जांपल्स लिखे हैं। हाँ जी, गैर चालू संपत्तियों में कौन कौन सी संपत्तियों को शामिल करेंगे? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर,
टूल और लाइव स्टॉक। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और लाइसेंस। ठीक है, मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, टूल्स, लाइव स्टॉक। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। रिपीट करेंगे। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, टूल्स, लाइव स्टॉक। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। ठीक है, अब इनकी क्या है, फर्दर डेफिनेशंस आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी डेफिनेशन को लेके क्वेश्चंस पुट नहीं होते। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं किसका क्या अर्थ निकलता है। देखिए, लैंड सब समझते हैं, बिल्डिंग समझते हैं, प्लांट क्या होता है, जब कई सारी मशीनों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उनके मॉडल को हम क्या कहते हैं, प्लांट। कई सारी मशीनों को जब एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर दिया जाए ताकि वो अपना काम खुद से करती जाए, आगे काम बढ़ता जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लांट। जैसे कार जहाँ पे असेंबल की जाती है, कार प्लांट। जहाँ सीमेंट बनाई जाती है, सीमेंट प्लांट। अब उनको प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि उनमें कई सारी मशीनों को एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है ताकि वो अपना काम आगे से आगे करती जाएं। क्या कहलाते हैं, प्लांट। यहाँ प्लांट से मतलब पौधा नहीं है। ठीक है, मशीन क्या होती है जानते हैं, फर्नीचर पता है, फिक्चर्स किसे कहते हैं। हमारे घरों में सिंक लगा हुआ होता है जहाँ पे हम हैंड वॉश करते हैं, उसको लगाने का पर्पस हाथ धोना। अगर हम उसे बिल्डिंग से अलग करके कहीं सेपरेट पटक दें तो उसका कोई काम है क्या। ऐसी कोई भी संपत्ति जो फर्नीचर या बिल्डिंग से अटैच हो, जिसे फर्नीचर या बिल्डिंग से डिटैच करने पर उसका यूटिलाइजेशन खत्म, साथ ही साथ उसे बिल्डिंग या फर्नीचर से डिटैच करने पर फर्नीचर और बिल्डिंग की वैल्यू डाउन होगी या उसमें किसी प्रकार का नुकसान होगा। ऐसी कोई भी संपत्ति जो बिल्डिंग या फर्नीचर का भाग है, जिसे बिल्डिंग या फर्नीचर से अलग करने पर बिल्डिंग या फर्नीचर में नुकसान पहुंचेगा, जिन्हें अलग करने पर उनका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है। इसमें हम कौन कौन सी चीजों को शामिल करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, पंखे। अब अभी ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, ये इस बिल्डिंग का पार्ट है। आप अलग करेंगे तो बताइए निशान छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा। पंखा लगा हुआ है, ये भी हमारी इस बिल्डिंग का पार्ट है। अगर ये पंखा नहीं होगा तो हमको हवा नहीं लगेगी। ठीक है, तो ऐसी सभी संपत्तियां जो बिल्डिंग या फर्नीचर का भाग है, जिसे बिल्डिंग या फर्नीचर से डिटैच करने पर बिल्डिंग या फर्नीचर का नुकसान होता है, साथ ही साथ उनको सेपरेट करने पर उनका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, क्या कहलाते हैं, फिक्चर्स। ठीक है, टूल्स किसे कहते हैं, औजार या उपकरण। औजार या उपकरण। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है, एनिमल, जानवर। व्यापारिक उद्देश्यों से यदि आप कोई एनिमल रखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, लाइव स्टॉक। मान लीजिए आपका डेयरी फार्मिंग का काम है, आपका दूध का काम है। अब अगर आपको दूध प्रोडक्शन करना है, मिल्क प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, गाय और भैंस। तो गाय भैंस को रखने का पर्पस व्यापारिक उद्देश्य है ताकि हम प्रोडक्शन कर सकें, तो उन्हें क्या बोला जाता है, लाइव स्टॉक, एनिमल। गुडविल किसे कहते हैं, किसी भी संस्था की बाजार में जो इमेज है उसकी कीमत क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मार्केट रेपुटेशन की वैल्यू क्या है। किसी भी संस्था की बाजार में जो इमेज है, बाजार में जो साख है, उसकी कीमत क्या है, उसी कीमत को हम क्या कहते हैं, गुडविल। पेटेंट किसे कहते हैं, काम करने का कोई तरीका जिसे आपने अपने लिए रिजर्व करके रखा। काम करने का कोई तरीका जिसे आपने अपने लिए रिजर्व करके रखा, क्या कहलाता है, पेटेंट। जैसे मेडिकल कंपनियां मेडिसिन बनाती है, बताइए मेडिसिन बनाने का कोई फॉर्मूला होगा या नहीं होगा। मेडिकल कंपनी मेडिसिन बनाने के बाद उस फॉर्मूले को, उस काम करने के तरीके को खुद के लिए रिजर्व करके रखती है ताकि कोई और मेडिकल कंपनी उस तरीके से मेडिसिन का निर्माण ना करे। ठीक है, तो उस फॉर्मूले को खुद के लिए रिजर्व करके रखना क्या कहलाता है, पेटेंट। किसी भी काम करने के तरीके को खुद के लिए रिजर्व करके रखना। आपने मेहनत करी, रिसर्च करी, कोई तरीका डेवलप किया, अब डेवलप करने के बाद वो चल पड़ा, अब आपके मन में भय है कि कहीं उस तरीके को कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, उस तरीके को कोई दूसरा इस्तेमाल ना कर ले। कैसे रोकोगे, तो रोकने का कानूनी तरीका है, आप उस तरीके को अपने लिए रिजर्व करके रख लो। आप उस मेथड को, उस वे ऑफ वर्किंग को अपने लिए रिजर्व करके रख लो। उसे रिजर्व करना ही क्या कहलाता है, पेटेंट।
कॉपीराइट किसी चीज को कॉपी करने का राइट। कॉपीराइट मतलब किसी चीज को कॉपी करने का राइट। एक ऑथर ने बुक लिखी, बुक बाजार में चल पड़ी। अब ऑथर के मन में एक डर है कि कहीं उसकी बुक को कोई दूसरा कॉपी ना कर ले। अब दूसरों को कैसे रोकेगा? तो बुक बनने के बाद उस बुक को कॉपी करने का राइट एक ऑथर अपने लिए रिजर्व करके रखता है, ताकि कोई अन्य व्यक्ति उस तरीके से बुक को निर्माण ना कर सके, उसको कॉपी ना कर सके। तो इसी राइट को हम क्या कहते हैं? कॉपीराइट। ट्रेडमार्क किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल या साइन जो उसकी पहचान बनता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सिंबल या साइन जो उसकी क्या बनता है? पहचान। एयरटेल का एक साइन है, रिलायंस का एक साइन है। हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सिंबल है, वो सिंबल उस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान है। अब किसी भी प्रोडक्ट पर अगर वो सिंबल लगा हुआ है, दैट मीन्स वो प्रोडक्ट उस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है। तो वो सिंबल, वो साइन उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या बन गया? पहचान। उसी पहचान को हम क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। और फाइनली लाइसेंस, किसी काम को करने की परमिशन। कई काम ऐसे हैं जो बिना सरकारी परमिशन के आप नहीं कर सकते। जैसे कि मान लो आपको एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलना है, उसके लिए फूड लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए? फूड लाइसेंस के बिना आप काम नहीं कर पाओगे। मान लो आपको ल्यूब्रिकेंट का काम करना है, ऑयल का काम करना है, तो उसके लिए भी आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। अब अगर आप एक लाइसेंस लेंगे तो बताओ पैसा खर्च होगा या नहीं होगा? अब लाइसेंस लेने के बाद वो काम करने का आपके पास अधिकार होगा या नहीं होगा? ऐसे अधिकारों को हम क्या कहते हैं? लाइसेंस। ठीक है, इनकी एक डेफिनेशन आपको बस क्लियर सी हो, लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जहां लिखने की आवश्यकता है मैं लिखवा दूंगा। चलिए मैं एक बार फिर से बोलूंगा, आप लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ और थोड़ा जोश के साथ। ठीक है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, टूल्स, लाइव स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, टूल, लाइव स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। डन। ठीक है, बताइए गैर चालू संपत्तियां सबको क्लियर हैं? संपत्तियों के अभी तक कितने प्रकार लिखवा दिए मैंने आपको? पहला कौन सा था? पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा है? मुख्य अंतर क्या है दोनों में? एक को नगद में बदलना, दूसरे को नगद में नहीं बदलना। एक का जीवन 1 वर्ष और दूसरे का जीवन 1 वर्ष से अधिक, ये दोनों के बीच में मुख्य अंतर है। तीसरा लिखिए, वेस्टिंग असेट। वेस्टिंग असेट, इसको आप प्राकृतिक संपत्ति भी कह सकते हैं। वेस्टिंग असेट प्राकृतिक संपत्ति जिसे उपभोग किया जा सकता है परंतु पुनर्निर्मित नहीं किया जा सकता। ऐसी प्राकृतिक संपदाएं जिन्हें आप उपभोग कर सकते हैं लेकिन चाहकर भी रिक्रिएट नहीं कर सकते। ऐसी प्राकृतिक संपदाएं, ऐसी प्राकृतिक संपत्तियां जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं लेकिन रिक्रिएट नहीं कर सकते। एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद आप चाहकर भी उसको बना नहीं सकते। जैसे कि आप बता सकते हैं इसमें क्या आना चाहिए? ऐसी कोई प्राकृतिक संपदा जिसको आप यूज तो कर सकते हैं लेकिन रिक्रिएट नहीं कर सकते, कौन सी संपत्तियां होनी चाहिए? कोई एक आधा एग्जांपल, मैं जानता हूं आप लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, सब पढ़कर बैठे, थोड़ा थोड़ा सब जानते हैं। ठीक है, बस उसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए कौन सी संपत्तियां इसके एग्जाम्पल हैं? आप विचार करके देखें। ऐसी कोई प्राकृतिक संपदा जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन रिक्रिएट नहीं कर सकते, आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चाहकर भी दोबारा नहीं बना सकते। तेल के कुएं,
इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन चाहकर भी दोबारा नहीं बना सकते। खान खदान, वहां से आप सामान निकाल तो सकते हैं, चीजें निकाल तो सकते हैं, इस्तेमाल कर तो सकते हैं, लेकिन चाहकर भी रिक्रिएट नहीं कर सकते। आप में से कोई मकराना को बिलोंग करता है? मकराना मार्बल, मकराना एक ऐसी जगह जहां से व्हाइट मार्बल निकलता है, पूरी दुनिया में फेमस है। आज आप मकराना की स्थिति देखो जाकर तो खड्डे पड़ चुके हैं। वहां जितना मकराना का मार्बल था वो सब लोगों ने निकाल लिया, सारी खदानें खाली। अब केवल वहां पे क्या बचे हैं? खड्डे। जितना माल था सारा निकाल निकूल के बेच दिया, मतलब आपने उनको कंज्यूम तो कर लिया ना। अब आप चाहें कि नहीं हम तो खदानों को वापस से बना दे, तो बनाना संभव नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? तो ऐसी सभी प्राकृतिक संपदाएं जिन्हें व्यक्ति मनुष्य इस्तेमाल तो कर सकता है लेकिन चाहकर भी फिर से क्रिएट नहीं कर सकता है, क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? प्राकृतिक संपत्ति या वेस्टिंग असेट। अब इसमें कौन कौन सी एसेट आएगी लिख लीजिए। तेल के कुएं, खान खदान, माइंस हो गई, ऑयल व्हील्स हो गए। तेल के कुएं, ऑयल व्हील्स, खान खदान, माइंस। चौथा लिखिए फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट क्या होती है? फिक्टिशियस असेट नाम मात्र की संपत्ति या नाम की संपत्ति जिसका बाजार में कोई भी मूल्य ना हो। ठीक है, ऐसी संपत्ति या नाम मात्र की संपत्ति जिसका वसूली मूल्य शून्य हो। नाम मात्र की संपत्ति जिसका वसूली मूल्य क्या हो? शून्य हो। ऐसी कोई भी संपत्ति जो दिखने में तो संपत्ति है लेकिन अगर आप उसको बाजार में ले जाकर बेचेंगे या उससे कोई पैसा वसूल करना चाहेंगे तो किसी भी तरीके का पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे। एक पिता के 4 बेटे, 3 बढ़िया हैं लेकिन एक बिल्कुल बेकार, तो क्या कहते हैं? बोले तू तो नाम की औलाद है। अब नाम की औलाद होने का मतलब क्या है? कि भैया वो होने में तो औलाद है लेकिन उस औलाद का कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। तो व्यापार में भी कुछ ऐसी संपत्तियां होती हैं जो दिखती तो संपत्ति के तौर पर है लेकिन अगर आप बाजार में जाकर उनको बेचेंगे या उनसे किसी प्रकार की वसूली करना चाहेंगे तो किसी भी प्रकार की वसूली नहीं होगी। अच्छा, एक इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं जो रियल लाइफ में आप लोगों ने देखा भी है। पुराने जमाने में कीपैड फोन चला करते थे, टच का टाइम आया तो कीपैड वाले फोन खराब, सबने कौन से फोन ले लिए? स्मार्टफोन। ठीक है, अब बताइए स्मार्टफोन लेने से क्या वो कीपैड वाले फोन खराब हो गए? रनिंग कंडीशन में थे लेकिन टेक्नोलॉजी चेंज होने के साथ में आपने उनको क्या कर दिया? आउटडेटेड, बोला अब ये बेकार हो गए, अब हम टच वाले फोन लाएंगे। तो कई आपके घरों में आज भी वो मोबाइल पड़े होंगे लेकिन उनका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं, या अगर आप उनको बाजार में जाकर बेचेंगे तो उनका कोई वसूली मूल्य नहीं। कबाड़ के भाव हो सकते हैं लेकिन उसके अलावा कोई भी मूल्य नहीं है। तो ऐसी संपत्तियों को हम लोग क्या कह देते हैं? फिक्टिशियस एसेट या नाम मात्र की संपत्ति। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी संपत्तियां आएगी? जैसे भारी विज्ञापन खर्च, भारी विज्ञापन खर्च। बिजनेस को फेमस करने के लिए आपने विज्ञापन पर एक बड़ा खर्च कर दिया, अब खर्च करने के बाद आप चाहकर भी वो पैसा किसी से वसूल नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे खर्च को अकाउंटेंसी क्या कहती है? फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, ऐसा खर्च, ऐसी राशि जो दिखने में बड़ी है, जिसका फायदा भी आपको कई सालों तक मिलेगा लेकिन चाहकर भी आप उसके संबंध में कोई भी पैसा वसूल नहीं कर पाएंगे, क्या बन गई? फिक्टिशियस एसेट। बताइए संपत्ति के कितने प्रकार हो गए? संपत्ति के कितने प्रकार हो गए? थोड़ा जोर लगाकर बोलो भाई, संपत्तियों के कितने प्रकार हो गए? पहला कौन सा? पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा? चालू संपत्तियों में कौन कौन सी आई?
कैश, बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। रिपीट करेंगे, कैश, बैंक, डेटर, BR, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, गैर चालू संपत्तियों में पहली संपत्ति लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, टूल, लाइव स्टॉक, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं आपको ये रटाने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, तो एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है। अब किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, तो आपको कहेगा कि निम्न संपत्तियों में से कौन सी संपत्ति भिन्न है, पहचान कीजिए। निम्न संपत्तियों में कौन सी संपत्ति भिन्न है, पहचान कीजिए। और आपको ऑप्शन दे देगा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट और कैश। बताइए कौन सी संपत्ति भिन्न है। अब अगर आप कैटेगरीज बना सकते हैं तो आप पहचान भी पाएंगे। ये सारी कौन सी एसेट है, नॉन करंट एसेट है, जबकि ये अकेली कौन सी एसेट है, करंट एसेट है। बात समझ में आ रही है। तो जब आप ग्रुपिंग करेंगे, इनको याद रखेंगे, तो भी आप इनको सेपरेट कर पाएंगे, अदरवाइज ये आपको अटका देगा। कई बार क्या होता है, परिभाषाओं को लेकर के सवाल बन जाता है। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनको हमने उधार दिया, वो क्या, लेनदार की देनदार। अब अगर हम किसी को उधार देंगे तो वो कौन, जिसको हमने उधार दिया वो देनदार, और जिससे हम उधार लेंगे वो लेनदार। जिससे लिया वो लेनदार, जिसको दिया वो देनदार। बोलिए बात समझ में आती है। संपत्तियों के प्रकार समझ में आ गए। अब कुछ और बातें हैं जिनका आप ध्यान रखें, लिखिए नोट बना के। पॉइंट नंबर 1, समय के आधार पर संपत्तियां दो प्रकार की। समय के आधार पर संपत्तियां दो प्रकार की। समय के आधार पर संपत्ति दो प्रकार। पहला चालू, दूसरा गैर चालू। भौतिक आधार पर संपत्ति दो प्रकार की। भौतिक का मतलब होता है फिजिकल एग्जिस्टेंस। फिजिकल एग्जिस्टेंस। भौतिक आधार पर भी संपत्तियां कितने प्रकार की, दो प्रकार की। कौन कौन सी, दृश्य और अदृश्य। दृश्य और अदृश्य, टेंजेबल और इनटेंजेबल। ठीक है, समय के आधार पर करंट और नॉन करंट, फिजिकल एग्जिस्टेंस के आधार पर टेंजेबल और इनटेंजेबल। व्हाट इज द टेंजेबल और व्हाट इज इनटेंजेबल। ऐसी कोई संपत्तियां जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्या कहलाएगी, दृश्य। ऐसी संपत्तियां जो दिखाई नहीं देती, ऐसी संपत्तियां जो दिखाई नहीं देती लेकिन व्यापार में उनका उपयोग है, क्या कहलाती है, अदृश्य। ठीक है, अब मैं दृश्य और अदृश्य में अगर अंतर करता हूं तो मैं क्या कहता हूं, ऐसी एक संपत्ति जिसको आप फिजिकल तौर पर, भौतिक तौर पर इस्तेमाल करते हैं, दृश्य, और जिसका कोई भौतिक यूज नहीं है, फिजिकल यूज नहीं है, वो अदृश्य। बताइए टेबल पर आप बैठ के पढ़ रहे हैं, क्या इसका भौतिक यूज है, फिजिकल यूज है। ये बोर्ड फिजिकल यूज है, ये मार्कर फिजिकल यूज है, ये स्क्रीन फिजिकल यूज है। तो इनको हम क्या कह सकते हैं, दृश्य। लेकिन एक नाम जिसको सुनकर आप इस कोचिंग तक आए, अदृश्य है। लेकिन वो नाम भी तो हमारी संपत्ति है, उस नाम को कोई और व्यक्ति इस्तेमाल थोड़ी कर सकता है। आज इन्होंने सेंटर का नाम रख रखा है अभिव्यक्ति। अब अगर कोई और अभिव्यक्ति के नाम से संस्था खोलना चाहे तो खोल थोड़ी सकता है। तो ये अभिव्यक्ति क्या, इस संस्था की संपत्ति, जिसको इस्तेमाल करके ये संस्था लाभ कमा रही है। मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो दृश्य का मतलब जिनका कोई फिजिकल यूटिलाइजेशन है, और अदृश्य का मतलब जिनका कोई फिजिकल यूटिलाइजेशन नहीं है। अब आप इसको अगर बहुत सीधे तरीके से समझना चाहो तो एक गाड़ी और लाइसेंस दोनों को सोचकर देख लो। गाड़ी बताइए फिजिकली काम आती है कि नहीं आती। गाड़ी में बैठोगे, मुझी खाओगे, इधर उधर जाओगे, फिजिकल यूटिलाइजेशन है। लेकिन जेब में रखा हुआ लाइसेंस फिजिकली काम आता है क्या।
लाइसेंस क्या है? एक गवर्नमेंट की तरफ से दी गई परमिशन है जिसका होना गाड़ी चलाने के लिए अनिवार्य है। लाइसेंस नहीं होगा तो आपके काम को प्रॉपर नहीं माना जाएगा, यही कहा जाएगा कि जो काम आप कर रहे हैं उसकी आपके पास परमिशन नहीं है। तो वो परमिशन दिखाना क्या है? लाइसेंस है। लेकिन गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी तो होनी चाहिए ना, तो गाड़ी का फिजिकल यूटिलाइजेशन है, लेकिन उस लाइसेंस का अपने आप में कोई भी फिजिकल यूटिलाइजेशन नहीं है, वो सिर्फ एक अधिकार है जो जताता है कि जो आप कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आती है? ये दृश्य और अदृश्य के आधार पर। तीसरा लिखें, कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार संपत्तियां, कंपनी अधिनियम के अनुसार संपत्तियां बताओ कितने प्रकार की? कंपनी अधिनियम के अनुसार संपत्तियां बताओ कितने प्रकार की? 2। ये जो लिखा है मैंने, चालू और गैर चालू। कंपनी अधिनियम 2013 ये कहता है कि जितनी भी संपत्तियां हैं उनको कितने भागों में बांटो? 2, करंट असेट और नॉन करंट असेट, चालू संपत्ति और गैर चालू संपत्ति। अच्छा, कई जगह पर इस गैर चालू संपत्ति को हम लोग क्या कह देते हैं? स्थायी, फिक्स असेट। हालांकि गैर चालू संपत्ति फिक्स असेट से ब्रॉड है, बड़ा है, ये इसका भाग है। स्थायी संपत्तियां अपने आप में पूर्ण नहीं है, चालू संपत्तियों में हम स्थायी संपत्तियों को शामिल करते हैं। अब ये किस तरीके से होता है इसके नोट्स लिखवाऊंगा मैं कल की क्लास में। बताइए, आज वाली बातें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन किसी को? घर जाकर के मैंने पहले भी कहा है, जितना पढ़ाया जाए एक बार अवश्य पढ़ें।